साथियों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कुछ मोटिवेशन थॉट्स के साथ। जीवन में सफलता पाने के 6 नियम हैं। खुद पर भरोसा करो, कुछ नियम तोड़ो, नाकामयाब होने से डरो मत, नकारात्मक लोगों को नज़रअंदाज करो, कड़ी मेहनत करो और कुछ वापस दो। जो सीख रहे हो वो दूसरों को सिखाओ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी क्लासेस अपलोड की हैं आप सभी के लिए। आप लोग जुड़िए, देखिए और आगे बढ़िए और सफलता हासिल करिए। तो साथियों, आज की यह क्लास जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप नए हैं तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पौमचर्यु किसकी रचना है? पहला प्रश्न है हमारा, आदिकाल से प्रश्न है। पौमचर्यु जो है स्वयंभू की रचना है। डायरेक्ट बताती हूँ, 8वीं शताब्दी। यहाँ पे अब्दुल रहमान हैं, विद्यापति हैं, चंद्रबरदाई जी हैं। तो अब्दुल रहमान जो है इन्होंने रचना लिखी है संदेश रासग। विद्यापति जो है इन्होंने पदावली लिखी है, कीर्ति पताका, कीर्तिलता लिखी है। चंद्रबरदाई जी जो हैं इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। पौमचर्यु जो रचना है इसमें भगवान राम के जीवन का वर्णन किया गया है और जैन काव्य से संबंधित है ये। इसमें माता सीता जी जो है निर्वाण की प्राप्ति करती हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। तो पौमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। मुझे उम्मीद है आज के बाद आप इसको नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं राम काव्य धारा से संबंधित रचनाकार हैं और इनका समय है 1532 और इन्होंने दो भाषाओं में या दो बोलियों में, भाषाएं नहीं कह सकते, बोलियों में रचनाएं लिखी हैं। एक तो अवधी बोली में और दूसरा ब्रज भाषा में। ब्रज जो है भाषा नहीं, एक बोली ही है, याद रखिएगा। तो कवितावली जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है और रामचरितमानस जो है वो अवधी में लिखी गई है। तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की रचना है, याद रहेगा। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी से संबंधित है और अवधी जो है आपकी पूर्वी हिंदी से संबंधित है। मैथिली बिहारी से संबंधित है और बुंदेली पश्चिमी हिंदी से संबंधित। तो यहाँ पे दो जो बोलियाँ हैं ब्रजभाषा और बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित हैं और अवधी आपकी पूर्वी हिंदी से संबंधित है। मैथिली आपकी बिहारी से संबंधित है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है और इसी तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न जो हमारा है कि खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जो अन्य विद्वान हैं उन्होंने खड़ी बोली को अन्य नाम दिए हैं, वो आपको भी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न जो है हमारा कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रिया किस रूप में देखा गया है? तो सूफी प्रेमाख्यान जो है वही आपका राम का विधारा और कृष्ण का विधारा के बीच में ही आता है। तो ये जो है प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न जो आपका है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो छायावाद का समय आता है आपके द्विवेदी युग के बाद। सबसे पहले भारतेंदु युग आता है और उसके बाद आपका द्विवेदी युग आता है। तो 1900 से 1918 का समय जो है द्विवेदी युग रहा है और 1918 से जो है आपका 1936 का समय छायावाद कहा जाता है। ये विभिन्न जो पुस्तकें हैं आपकी, जैसे डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है, उसमें दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। तो छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, सुमित्रानंद पंत जी और महादेवी वर्मा जी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह किसने कहा है? तो वी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। और डॉक्टर नगेंद्र का समय है 1915, मतलब इनका समय जो है जन्म समय है 1915। और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है ऐसा भी कहा है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है ऐसा भी कहा है रामविलास शर्मा जी ने। रामविलास शर्मा जी जो है प्रगतिवादी रचनाकार हैं, आलोचक हैं, उनका समय 1912 माना जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न जो हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं? तो आपको याद रखना है सुख, श्याम, गणेश। तो सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र ये मिश्र बंधुओं में आते हैं और इन्होंने जो है 5000 कवियों को अपने ग्रंथ में लिया है मिश्र बंधु विनोद में। ये भी आपको याद रखना है।
मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी जी नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सुख श्याम गणेश जब आप याद रखेंगे। वैसे ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन जो अभी ग्रेजुएशन किया है, जो इंटर कर रहे हैं, मैं उन विद्यार्थियों को, उन साथियों को, भाई बंधुओं को बताना चाहूँगी जो ये कहेंगे कि मैम ये बिल्कुल आसान से प्रश्न है, तो हमारे साथ वो भी जुड़ रहे हैं। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि हमारे साथ वो भी जुड़ रहे हैं जो नई जनरेशन है, जो अभी हाई स्कूल में है, जो अभी इंटर में है, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो क्वालिफाई करके आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए तो ये नया ही होगा, उन्हें पता ही नहीं है कि मिश्र बंधु कौन है ना। आपको पता है। अब जो है जिसने जन्म लिया है उसे थोड़ी पता है कि हमारे दादी बनने तक का या बाबा बनने तक का सफ़र कैसा रहेगा, है ना। वो तो जब पहुंचेंगे वहाँ पे तभी तो पता चलेगा। तो वही है कि यहाँ प्रोफेसर बनने से पहले आपको कितनी स्तर पार करके आना है, तो ये समझ लीजिए, ये स्टार्टिंग वालों के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा जो है, यहाँ पर 7 नंबर क्या नंबर ही लिखा है कि रसगंगाधर के रचयिता कौन है। ये भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित है, जिसमें भरत मुनि आएंगे, भट्टनायक आएंगे, शंकुक आएंगे, भट्टलोल्लट आएंगे, अभिनव गुप्त जी हैं, दंडी हैं, वामन हैं, भामा हैं, जगन्नाथ जी हैं, विश्वनाथ जी हैं। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। रसगंगाधर के रचयिता जो हैं पंडितराज जगन्नाथ जी हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा, और इनका समय है 17वीं शताब्दी। आचार्य विश्वनाथ जी जो हैं, इनका समय 14वीं शताब्दी है, और दंडी का 8वीं शताब्दी है। ऐसा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो तार सप्तक मतलब 4 तार सप्तक हैं। जो प्रथम तार सप्तक है उसको तार सप्तक ही कहा जाता है, फिर आपका द्वितीय, दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर चतुर्थ, है ना। ये आपको याद रखना है। तो प्रथम में नहीं आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। 7 कवि आते हैं प्रत्येक तार सप्तक में, याद रखना है। और अज्ञे जी ने इसकी स्थापना की है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो शमशेर बहादुर सिंह जो हैं ये द्वितीय तार सप्तक में आते हैं, और इनका समय 1911 है। मुक्तिबोध जी का 1917 है। अज्ञे जी का समय क्या है आपको बताना है। अगला प्रश्न जो है हमारा शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। तो ये राग दरबारी जो उपन्यास है 1968 में प्रकाशित हुआ है। श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। शिवपालगंज जो है इसी से संबंधित है। आधा गांव 1966 में प्रकाशित हुआ था, और मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हुआ था। बाकी विश्रामपुर का संत और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल के ही उपन्यास हैं। मैला आंचल किसका है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र से है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं। तो 10 गुण होते हैं। वामन ने 20 गुण और 20 दोष माने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न जो है, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है। तो ये अयोग वहाँ है, और बाकी स्वर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, ये भी आपको पढ़ना है। स्वर जो है क्या है, व्यंजन क्या है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अंग आह अयोग वहाँ है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है। तो अंधा युग 1955 में प्रकाशित धर्मवीर भारती का गीत नाटक है, जिसमें महाभारत के 18वें दिन का वर्णन किया गया है। ये आपको याद रखना है। गीत नाटक है, मतलब जो है गीत के माध्यम से लिखा गया है। और प्रथम गीत नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी का करुणालय है, जो 1913 में प्रकाशित हुआ था। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि 2 राह शमे की रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत हैं। तो ये आपके प्रगतिवादी रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका समय 1908 है, और इनका जन्म बिहार में हुआ है। बिहार के किस गाँव में हुआ है आप लोग बता सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ और भी प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है वो है कि हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। देवरानी जेठानी की कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है, तो यहाँ पे आपका गोपाल राय हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न जो है हमारा कि समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। इनका समय 1966 है, याद रखिएगा, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ सकता है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है। तो शिखर से सागर तक अज्ञे जी की जीवनी है, और अज्ञे का समय 1911 है, ठीक है। धर्मवीर भारती का 1926 समय है, मुक्तिबोध का 17 है, और निराला जी का 1898 है। ये समय आपको याद रखने होंगे, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं।
क्रम से लगाने के लिए आगे यहाँ पे देखिए ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है, तो मैंने बताया था आपको पश्चिमी हिंदी से निकलती है शौरसेनी से, याद रखना है। आगे आपका है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? उत्तरकालीन। पूर्वकालीन हो गया अवहट्ट और उत्तरकालीन हो गया जो है आपका प्राकृत। ठीक है, तो सॉरी उत्तरकालीन पूछा गया, अगर पूर्वकालीन पूछा जाए तो प्राकृत होगा और उत्तरकालीन पूछा गया है तो अवहट्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अपभ्रंश के उत्तरकालीन मतलब अपभ्रंश के बाद में अवहट्ट आती है। ठीक है, याद रखना। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो 8 स्वर थे, याद रखना है, ए ऑप्शन हो जाएगा। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो ये आपकी मगही जो है ये मध्य प्रदेश में जाएगी। ठीक है, मगही। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार जो है इतिहास है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। पुष्पदंत जो है किस शताब्दी के कवि थे? तो ये आपके ये आपके 10वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। ठीक है, पुष्पदंत जी। दोहा कोश किसकी रचना है? तो यहाँ पे दोहा कोश जो है ये सरहपा की रचना हो जाएगी, ये भी 8वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। काव्य की रीति सीखी सुकविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, इस काव्योक्ति के कवि जो हैं वो आपके भिखारी दास जी हैं। भिखारी दास यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, डी ऑप्शन। केशव दास, मतराम, पद्माकर, भिखारी दास ये रीतकालीन रचनाकार हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।